तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जैसे मेरा टाइटल है कि एम्पावरमेंट, तो लफ्ज एम्पावरमेंट तभी कंप्लीट होता है जब कोई भी बंदा, कोई भी प्रोफेशनल अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द प्रोफेशनल नीड्स, क्लिनिकल नीड्स। वी बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमारे पास नॉलेज ऑफ ड्रग्स जितना एक्यूरेट होगा, अप टू डेट होगा, वी शैल बी फीलिंग एम्पावरमेंट। तो इसमें सिस्टम्स की भी बात होती है, इसमें इंडिविजुअलिज्म की भी बात होती है, प्रोफेशनलिज्म की भी बात होती है, और एक बंदे ने किस तरह एक चीज को समझ के आगे अप्लाई करना है। सो एम्पावरमेंट इज ओनली टू लर्न, टू डिलीवर, टू फील प्राउड एंड टू ग्रो। ये चारों फैक्टर जब होंगे तो आप एम्पावर समझे भी जाओगे और एम्पावरमेंट के तरीके से अपनी प्रैक्टिस भी कर सके। तो एम्पावरमेंट आती कहाँ से है जी? बाय एजुकेशन। आपकी जितनी एजुकेशन, जितना अपने आप को आप ड्रग्स के ऊपर, जितना अपने आप को नॉलेजफुल करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर फील्ड, तो आपकी ये तमाम चीजें अप टू डेट रहनी चाहिए जी। एक्सक्यूज मी। जी अपॉलॉजीज, अब से कॉल आ गई थी। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल टू बी एम्पावर्ड। कोलैबोरेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। कोलैबोरेशन का मतलब कि आपके, अब हम हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस की बात करें तो हमारी कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स, विद नर्सेज, विद अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे टैक्स, जितने भी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उन सब के साथ है। तो कोलैबोरेशन में सिर्फ ये नहीं कि मुझे खाली एक ड्रग की डोज आती है तो मैं कोलैबोरेट कर पाऊंगा। मुझे डॉक्टर से कब किस तरह बात करनी है, मुझे उसकी इम्पोर्टेंस, पेशेंट केयर सेंटर्ड अप्रोच के साथ चलना है, तभी मैं उसको एम्पावर्ड और पेशेंट का आउटकम्स ले सकूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवोकेसी। एडवोकेसी तभी होगी जब आपकी ऊपर वाली दोनों चीजें चलेंगी, लोग आपको मानेंगे। वी ऑल नो, हमारा कोई भी मसला होता है तो हम वकील करते हैं। तो फार्मासिस्ट अपना वकील खुद होगा जब उसकी अपडेटेड एजुकेशन होगी। ही मस्ट हैव सम स्किल्स, हाउ टू टॉक, व्हेन टू टॉक एंड हाउ टू ब्रेक द चेन, ताकि पेशेंट केयर अप्रोच आ सके। सबसे नीचे देखें, ये एक फार्मासिस्ट है जो कि मुख्तलिफ किस्म की, बेशक वो बहुत बड़ा, लेकिन वो अपने साथ साथ कुलीग्स को, बाकी सब स्टाफ को नर्सिंग कर रहा है, अपनी इन तमाम चीज़ों की एम्पावरमेंट देते हुए वो खुद भी एम्पावर फील करता है और औरों को भी साथ अपलिफ्ट करता है जी। तो फार्मासिस्ट हैज अ डायरेक्ट रोल इन पेशेंट केयर थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच कंसिडर करेंगे तभी एम्पावरमेंट आएगी। कोई बाहर से आके आपको कोई तमगा नहीं लगा सकता जब तक कि आप अपने अंदर कोई तब्दीली ना लाएं, जबकि अपने अंदर आपको एजुकेशन और उन चीज़ों को इम्प्रूव ना करें। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज एम्पावरमेंट साइकिल। एक हमारा नेक्स्ट है जी, इसका साइकिल कैसे होता है जी? इट स्टार्ट्स विद सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहले तो अपनी असेसमेंट करें जी, हाउ यू कैन इम्प्रूव एंड व्हाट आर द योर वीक एरियाज एंड व्हाट आर योर गुड एरियाज। अपना एक एनालिसिस करें, जो सबसे अच्छी चीजें हैं उनको कंटिन्यू रखें, जो आपकी मिसिंग लिंक्स हैं, जिस चीज पे आपकी ग्रिप नहीं है, उनको असेस करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ करेक्शन आती है असेसमेंट के बाद, जब पता चल जाए आप उसको करेक्शन पे ले जाएं। और जब सेल्फ करेक्शन हो जाती है तो आपको खुद बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यार नाउ आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस। मेरी डॉक्टर से लास्ट टाइम इस मौजू पे बात हुई थी, अब मैं उसको अपडेटेड एविडेंस दे सकता हूँ। लास्ट टाइम मेरी डॉक्टर ने इस क्वेश्चन को इस अंदाज से पूछा था, तो अब मुझे इसको भी एज अ रेफरेंस देखना है। तो जब आप अपनी तस्हीह करते जाएंगे खुद ब खुद, देखें ये सारी एम्पावरमेंट सेल्फ 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 ये इसी के घूमती है। कोई भी बाहर का बंदा नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको सेल्फ डायरेक्शन मिलती है कि आप नाउ वेयर यू हैव टू मूव। सो दिस एम्पावरमेंट साइकिल मूव्स ऑन एंड ऑन। तो ये आपकी एजुकेशन, नॉलेज और तमाम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू एम्पावर योरसेल्फ। तो दिस इज द एम्पावरमेंट। एंड आई हैव अ ऑडियंस पोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। मेरे साथ अभी कोई 70 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं। तो गुलजेब, इफ यू कैन क्रिएट दैट। तो here is a question, what among following best describes word empowerment? तो आपके पास देखिएगा ये चार लफ्ज हैं, अभी की दो हमने स्लाइड्स कवर की। तो आप बताइएगा इन चार में से आप किस चीज को समझते हैं कि एम्पावरिंग इनमें से एक वर्ड का सिनोनिम हो सकता है। सो होपफुली द पीपल आर वोटिंग, और हमारा अभी विद इन 30 सेकेंड ये आ जाएगा।
रिजल्ट। जी हमारे रिजल्ट आ गए हैं जी। Yes, the correct answer is knowledge. So most of the people has given this answer or knowledge ही empowerment है. So authority, delegation, power सारी इसके इर्द गिर्द रहती हैं जी. So right answer is the knowledge who people have collected, so they understood and inshallah they will improve it. Thank you. Now moving to our next slides. So hospital pharmacy practices. Am I audible? आवाज आ रही है ना सबको? जी जी सर। बिल्कुल ठीक है। सो हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे कि वी डू फार्माकोथेरेपी डे इन डे आउट, वी हैव क्लिनिकल फार्मेसी सेपरेट सेशन, वी डू इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वी डू कंपाउंडिंग्स, वी डू पेशेंट काउंसलिंग, स्पेशली जैसे एम्बुलेटरी केयर पे हमारे फार्मासिस्ट हैं, वी डू रेगुलेटरी कंप्लायंस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, यार पेशेंट्स को क्या मेडिकेशन मिल रही है, उनके यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस है या नहीं. Then a pharmacist, after doing all these things, they must have a acumen कि यार वो leadership role में आए, lead करें. By the way, pharmacist is the leader of any pharmacy. कोई भी वहाँ पे इसके ज्यादा skillful और knowledgeable बंदा किसी भी pharmacy पे नहीं हो सकता. तो they automatically once they do this, they practice this, वो leadership role में आ जाते हैं. They must have a financial acumen as well. Financial acumen means कि private इदारा है, दे आर मेड फॉर प्रॉफिट्स, तो आपने उस चीज को भी देखना है कि आप वेस्टेजेस अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस. ये हर एस्पेक्ट जितने भी मैंने बताए हैं, क्लिनिकल, इन्वेंट्री, कंपाउंडिंग, लीडरशिप, ये तमाम क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी सपोर्टेड हैं. अगर आपकी इन किसी भी चीज में क्वालिटी का आंसर नहीं होगा, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते. You have to do the things quantifiably, but as per the quality standards. तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा नेशनल हॉस्पिटल जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, आईएसएमपी की प्रैक्टिसेस कर रहा होता है, तो ये तमाम क्वालिटी एश्योर्ड ऑप्शंस को यूज करते हुए चीजें चलती हैं जी. तो ये तो हमारी प्रैक्टिसेस हो गई. सो नाउ ये हमारा आज का कोर टॉपिक है कि स्किल्स ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट. सो सबसे पहले जी फार्मास्यूटिकल नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स. हम डे इन डे आउट सुनते हैं मुख्तलिफ उसमें, तो कम्युनिकेशन इज द कोर ऑफ एवरीथिंग. आप जितना अच्छा आज 2 या 3 बातें सीख के उसको अप्लाई कर देंगे, दैट इज वर्थफुल. अटेंशन टू डिटेल, आप जो काम कर रहे हैं उस पर कितना फोकस करते हैं. यू मस्ट हैव एनालिटिकल स्किल्स टू गेज फीडबैक. आपकी जितनी रिपोर्टिंग है तो इंडिविजुअल स्लाइड्स में आएंगे, हम बताएंगे. यू मस्ट हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, जो कि फार्मास्यूटिकल नॉलेज के साथ आप फार्मासिस्ट टेक्निकल पर्सन होता है, इज द बेस्ट टेक्नीशियन, तो ये स्किल्स काउंट करती हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, इंटरैक्टिंग विद पेशेंट्स, डॉक्टर्स. फिर लीडरशिप और बिजनेस स्किल्स. तो ये 9 स्किल्स हैं जिनको हम थोड़ी सी मैं टच करूंगा कि आपको इंडिविजुअल थोड़ी थोड़ी टिप्स मिल जाए हाउ यू कैन इम्प्रूव दीज. सो फार्मास्यूटिकल नॉलेज के लिए आपको अपनी ड्रग्स का नॉलेज, तो जैसे इन्होंने बताया कि 20 इयर्स प्लस, तो मेरा आज भी ये होता है कि आई एम स्टिल लर्निंग. अगर आज भी कोई नई ड्रग आए तो उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी डोज, उसके इंटरेक्शन, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, आज भी मेरी ख्वाहिश होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूं. तो ये तमाम फार्मासिस्ट का होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एज अ इंटर्न टिल मैनेजमेंट टिल टॉप हायर एप्स. जितना आप ड्रग्स से अपडेटेड अपने आप को रखेंगे, उतना ही ये चीज आपकी स्किल्ड आगे काउंट आएगी. आप किसी सेशन में, किसी राउंड में, एक फार्मासिस्ट जितना डॉक्टर 24/7 है, इस तरह फार्मासिस्ट भी 24/7 है. आपको कहीं भी अदर देन योर ड्यूटी आवर्स कोई भी क्यूरी कर दे, एंड यू विल बी आंसरिंग एंड रिपोर्टिंग टू देम ओनली वन सब्जेक्ट, यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट थिंग.
ठीक है, तो नॉलेज अबाउट योर ड्रग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज अबाउट द डिजीजेस, हमें डिजीजेस का पता होना चाहिए कि यार गैस्ट्रो में आज क्या चल रहा है, आजकल क्या क्या मामला हैं, इन ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू दैट इंडिकेशन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देन यू शुड बी नॉलेजेबल अबाउट अपडेटेड एविडेंस, रिसर्च क्या चल रही है आजकल, नई नई थेरेपीज रिसर्च के हवाले से क्या डोजेज आ गई हैं, क्या मॉडिफिकेशन हैं, बुकलेट क्या बताती है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब इतनी अप टू डेट चीजें नहीं होती थी, हम बुक्स और उन चीजों का सहारा लेते थे। अब तो आप अप टू डेट पे जाएं, लॉग इन करें, आपको बेतहाशा आर्टिकल्स मिलेंगे। तो आप उन चीज़ों को अपने आप को अपडेट रखेंगे, और अपडेट होते हुए ही आप आगे डॉक्टर से या नर्स से जब बात करेंगे तो दैट विल बी योर एम्पावरमेंट। तो नॉलेज अबाउट ऑप्शंस अवेलेबल, फॉर्मुलरी की बात होगी, यानी कि अब हॉस्पिटल में यूं के रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मुलरी होती है, तो हम अपडेटेड एविडेंस, जारी बात है वेस्ट के होंगे, इंटरनेशनल होंगे, तो तमाम ऑफर भी नहीं कर सकते। तो कभी भी कोई फार्मासिस्ट अगर कोई एविडेंस देख के कोई ऐसी ड्रग का ऑफर डॉक्टर को बता देता है और वो ऑर्डर कर देती है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग प्रॉब्लमैटिक। सो यू हैव टू स्टिक टू द फॉर्मुलरी एज वेल। अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के हवाले से आपको नॉलेज पता हो कि मैंने क्या चीज कितने तक अप टू डेट रख के बताना है। सो पहली स्किल सबसे पहले जी फार्मास्यूटिकल नॉलेज, ये बेस है आपकी एम्पावरमेंट का। सो इसमें आपने पेशेंट कंप्लेन टू हिज डॉक्टर दैट ही हैज सीन इंटैक्ट टैबलेट इन हिज स्टूल, डज इट मीन समथिंग रॉन्ग विद माय स्टोमक, ऐसा तो कुछ है? ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई चीज ऐसी आ गई है तो इट मीन इट वाज अ सस्टेन रिलीज, उसका कोई आपका इंटैक्ट वो जो इनर्ट मटेरियल है वो आया है, तो इस तरह की प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। डॉक्टर थॉट दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द मेडिसिन क्वालिटी, डॉक्टर कहता है कि यार ये तो कोई मसला है, तो फार्मासिस्ट से बात कर लो। फार्मासिस्ट फिर उसको बताता है कि इट इज अ घोस्ट वेव फिनोमेना, इट अकर विद सर्टेन सस्टेन रिलीज, आपकी जो मॉडिफाइड रिलीज स्लो रिलीज मेडिकेशंस होते हैं। इवन टैबलेट्स आउटर शेल्स आर शोन इन द स्टूल एज वेल। The matrix has already released the medicine in the body successfully, जिस पे आपको पूरी बायोअवेलेबिलिटी, आपका थेराप्यूटिक आउटकम मिल गया है। तो फार्मास्यूटिकल नॉलेज ये छोटी सी चीज है इन टर्म्स ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, तो फार्मासिस्ट ही एक्सपर्ट है। तो खुदा ना खासा डॉक्टर को भी ठीक करना और पेशेंट को भी सही बताना तभी होगा जब हमें खुद भी इन बातों का पता होगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम डे इन डे आउट फार्मासिस्ट डॉक्टर से, नर्स से, और वाइस वर्सा नर्स फार्मासिस्ट से, और इसी तरह नर्स डॉक्टर से, इन तीनों का इन डे आउट फॉर द पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, स्पेशली जब हम प्रेस्क्रिप्शन को रिव्यू कर रहे होते हैं, मेडिकेशन हैंडल कर रहे होते हैं, और ओवरऑल प्रोफेशनल सक्सेस के लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दो कोट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। Communication is your ticket to success if you pay attention and learn to do it effectively, क्यों बोलने का। तो ये आपकी सक्सेस की टिकट है जी, आप जितना अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, आपको नॉलेज आता है, बहुत सी चीजें पता है, लेकिन यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यू कैन नॉट टॉक, तो आप थोड़े से लिमिटेड रहेंगे। सो वी हैव टू कम्युनिकेट, और अपनी जो मैंने पहला साइकिल बताया था कि अपने आप की असेसमेंट करें और साथ साथ अपने आप को ग्रो करें, तभी ये चीजें इंप्रूव होंगी। एंड वी एज अ ह्यूमन बींग्स लर्न थ्रू शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये जैसे आज देखें हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, इन वाइस वर्सा आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है उससे हमारी भी लर्निंग हो, तो इट इज ऑलवेज टू वे। तो फार्मासिस्ट जब डॉक्टर से बात करता है तो सिर्फ उसको बता नहीं रहा होता, उससे सीख भी रहा होता है लेटेस्ट एविडेंस, तो वो फिर अपने बाकी कोलीग से शेयर करता है। इस तरह प्रैक्टिस बनती हैं। बाय द वे वी ऑल नो कि एक मेडिकल ऑफिसर जब शुरू में होता है तो उसको दवाओं का नहीं पता होता। जब वो 20 साल बाद एक कंसल्टेंट बन के प्रोफेसर रिटायर हो रहा होता है, उसकी सारी वो प्रैक्टिसेस है। मैंने इस इंडिकेशन में ये डोज थोड़ी सी मॉडिफाई की थी, सुबह की जगह शाम दिया था, पेशेंट को इम्पैक्ट आया, वो वही चीज प्रैक्टिस करता है। दैट इज बेसिकली प्रैक्टिस, कम्युनिकेटिंग और शेयरिंग, और वो फिर अपने जूनियर्स को बताता है। तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टिंग और आगे इंप्रूविंग है। तो हुगो रनर्स ने हमें एज अ ह्यूमन बीइंग की तरफ रखा है कि वी हैव टू लर्न थ्रू शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अटेंशन टू डिटेल, ये बड़ा फोकस है जी। इट इज अ स्किल दैट अलाउज यू टू कंप्लीट टास्क विद थॉरोनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। आप कभी भी आप हैंडलिंग कर रहे हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में प्रैक्टिसेस बताई, कोई भी किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में, इवन एक रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है, तो आप कंप्लायंस करते वक्त आपको उस लॉ का, उसके सेक्शन का, उसके रूल का, हर एक चीज का पता हो कि अकॉर्डिंग टू ड्रैप एक्ट, अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, ये चीज क्या, सेक्शन क्या कहता है कि हमें किस चीज की इजाजत है और किस चीज की नहीं। जितना आपको वो फोकस पता होगा, जितना डेप्थ में पता होगा, आप वो काम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं। ये किसी भी फील्ड की बात है, भले वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, भले वो क्लिनिकल फार्मेसी हो।
एंड यू कैन गेज योरसेल्फ हाउ गुड यू आर पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स। आप अपनी हैबिट से, अपने लाइफस्टाइल से, अगर आप एक चीज सुने और दूसरी तरफ कानों से निकालते रहें और आगे चलते रहें, तो वर्क परफॉर्मेंस को भी आप साथ साथ गेज कर रहे होते हैं, आपके सीनियर्स, आपके कोलीग्स देख रहे होते हैं। तो दैट इज बेसिकली, आप जितना अटेंशन टू डिटेल देंगे, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर डेली टास्क। आपकी डेली परफॉर्मेंस, जितना भी आप काम 8 घंटे में, 10 घंटे में करते हैं, जिस भी जगह पे हैं, विद इन हॉस्पिटल, आउटसाइड कम्युनिटी फार्मेसी, आपकी डेली की वो एक्शंस ही बताएंगी कि आप कितना फोकस होके काम कर रहे हैं, या आपको कितना, जितना बताया गया है उसी पे स्टिक हैं, अपनी ग्रूमिंग लर्निंग के लिए क्या क्या चीज देख रहे हैं। एंड यू कैन improve by limiting the distractions, take breaks, be organized, take few minutes daily to meditate। मेडिटेट कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जरा सोचें कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, आपने आज क्या किया और आगे क्या करना है। थोड़ी सी, ये बाय द वे जापानीज, ये बाहर के वेस्ट के जितने भी लोग हैं, ये इन छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करके अभी भी अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और बाय द वे, हमारे बीइंग मुस्लिम, इस्लाम में भी है कि थोड़ी देर के लिए दिन में, जैसे वो जोहर नमाज और खाने के बाद थोड़ा सा कैलुला फरमाना। तो आप देखिए सऊदी अरब, यूएई, इन जगहों पे दिन में थोड़ी सी ब्रेक होती है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी बस कल से ऐसा शुरू कर दें कि ऑफिस में बैठे बैठे आप सो रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस अपनी ब्रेक्स कर लें, ताकि आपकी एक बॉडी वाइटलाइज रहे। एक बंदा सुबह 8:30 बजे या 9 बजे जो काम शुरू करता है, वो 5 बजे तक उतना फ्रूटफुल नहीं होगा अगर वो बीच में कहीं डिस्ट्रैक्शन, ब्रेक्स इन तरह नहीं लेगा। बंदे बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब एग्जॉस्ट नहीं होगा, आप काम फोकस करके तभी परफॉर्म कर पाएंगे। एंड फार्मासिस्ट रिक्वायर्स क्लोज अटेंशन टू डिटेल व्हेन परफॉर्मिंग डेली टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज की कुछ ग्रिप है कि आपको ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल्स आती हैं, आपके लिए ड्रग की कि यार ये डोजेज फॉर्म क्या अवेलेबल है, क्या चल रहा है। इसी दौरान में अगर आप काउंटर पे हैं, तो कोई पेशेंट या आपस में कोई बात कर रहे होंगे, किसी को समझ नहीं आ रही होगी, आपको कंफ्यूजन कि यार मैं इसका मसला हल करूं या अपनी चीज देखूं। तो यू हैव टू फोकस कि आप इस वक्त अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन डील कर रहे हैं, आपका वो फोकस होना चाहिए। अगर आपको कोई ड्रग इन्फॉर्मेशन कॉल आई है, आप उसका रेफरेंस देखें, या उसको कंसर्न बंदे की तरफ रेफर कर दें कि इस वक्त आप ये इन्फॉर्मेशन फला जगह से, फला बुक से, फला रेफरेंस से ले सकते हैं। प्लस फोकस अगर आपका आउटसाइड चल रहा होगा, आप प्रेस्क्रिप्शन से हट के किसी और जगह को सोच रहे होंगे, बाहर के मौसम के बारे में, जहन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो ये चीजें फिर फोकस से डाइवर्ट करती हैं। तो अवॉइड डिस्ट्रक्शन, जैसे हमने पहले भी कहा। आप नर्स से, डॉक्टर से या मल्टीपल लोगों से भी बात कर रहे हैं, वन टाइम एट अ टाइम एक चीज क्लोज करें, फिर आगे चलें, एक चीज करें फिर। हम फर्स्ट लाइन अगर फार्मासिस्ट बैठे हैं, मैं ऑर्डर चार्ज कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई ड्रग इन्फॉर्मेशन कॉल आई है, तो मैं वो दूसरी तीसरी बेल पे उठाऊं और उससे कहूं कि गिव मी फ्यू सेकंड्स, आई हैव टू कंप्लीट द ऑर्डर, आई एम कमिंग बैक टू यू। या मुझे आप अपना एक्सटेंशन दें, मैं कॉल बैक करता हूं। या अपने साथ किसी सीनियर कोलीग या जूनियर को दे दें। क्योंकि अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, फोन बजे जा रहा है, ये भी अच्छी आदत नहीं है। तो इट सीम्स कि आप उस वक्त अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज रख के मल्टीटास्किंग करते हैं और फोकस करते हैं ऑन वन टास्क एट अ टाइम। सो ये हमारी चौथी स्किल्स आ गई, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्किल्स। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू नो आवर कस्टमर्स, नो योर कस्टमर। केवाईसी की टर्म यूज होती है कि अब हम हॉस्पिटल में हैं, तो हमारा कस्टमर पेशेंट, पेशेंट कितनी एगोनी के साथ, कितने मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ डाइवर्स अपनी वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स लेके यहाँ आ रहा होता है। कोई सिंध से है, कोई बलोचिस्तान से है। तो उनकी नीड्स क्या हैं, वो डॉक्टर से कम्युनिकेशन करने के बाद, अपने डायग्नोसिस के बाद फाइनली फार्मेसी के पास आता है। तो फार्मेसी बाय द वे सबसे आखिरी होता है, उसके बाद उसने फिर घर चले जाना है या फिर अपना रास्ता नापना है। तो फार्मेसी के पास जब वो आएगा, तमाम एक्सपीरियंसेस लेने के बाद आएगा। सो इट्स अस कि फार्मासिस्ट जो वहाँ का इंचार्ज है, सीनियर है, वो एनालाइज करे कि इस वक्त पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको प्रायोरिटाइज, उसको मैंने ऑल्टरनेट ऑफर करना है, नहीं करना। हमारे पास अगर कोई चीज़ नॉन अवेलेबल हुई है, तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर हो सकती है, ताकि पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीटली फिल हो, प्रॉपरली काउंसल और आगे जाए। तो एनालिटिकल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ आवर शिफ्ट ऑपरेशन वर्क है, पेशेंट के फीडबैक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अमूमन पेशेंट फीडबैक देते हैं कि यार ये काम आप इस तरह कर दें, मैं वेस्ट में रहा, मैंने ऐसा किया। तो ऑलवेज फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इट्स योर कि आप उनको एनालाइज कैसे करते हैं, उन चीज़ों की बेस पे आपने नेसेसरी चेंजेस कैसे लानी है फॉर बेटर आउटकम्स। आप अगर किसी के पॉजिटिव फीडबैक को वेलकम करते हैं, अगर उसने कोई नेगेटिव दिया है, तो ऑलवेज टेक दैट कंस्ट्रक्टिव वे कि यार मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। उसने अगर बताया कि यार मुझे ये काम इस तरह नहीं, किसी और तरह करना चाहिए, तो उसको पॉजिटिवली लेके अपने अंदर तब्दीली लाएं। ऑलवेज टेक दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द कल्चर।
आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी आउटसाइड पे अगर आप वहाँ के कल्चर को समझ गए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चेंजेस लाएँगे एंड यू विल कंटीन्यूअसली इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट के लिए ये तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एनालाइज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस यानी कि एक्सेल, वो कंप्यूटर आजकल माशाल्लाह बेतहाशा कोर्सेज़ हैं, सब कुछ आप एनालिसिस में, एनालिटिक्स में मास्टर्स भी इवन कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हम देखें कि फर्स्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। हम में सबसे एक बैड हैबिट होती है कि हम किसी चीज़ को सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं यार बस मैंने कॉल की है, मेरी बात सुन लो। तो इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर, you can't communicate, you can't have a better knowledge, you can't solve the problems. First, always listen. कोई बंदा कुछ भी कह रहा हो उसकी बात पहले कंप्लीट सुन लें और बीच में इंटरप्शन नहीं रखना। Only then attempt to resolve the issue. If somehow could not, involve your seniors and love how they do it at their own. आपको कभी भी कोई चीज़ रेज़ोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो ऑलवेज़ सीक हेल्प। डायरेक्टली उसके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ जाना। तो ऑलवेज़ लिसन करने के साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। These practices and action will be your learning. आप अगर किसी सीनियर कोलीग को, किसी अपने साथ में अपने इंचार्ज को देखते हैं कि यार वो पेशेंट से किस तरह बात करके कैसे देख रहा होता है, हमने उन्हीं चीज़ों को अपनी डेली प्रैक्टिस में करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट लाइन पे 4 लोग हैं, तो हर वक़्त वो मैनेजर उनके सर पे ठहरा हो, इंचार्ज खड़ा हो, वो देख रहे हों। वो अगर 1 या 2 चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो सेम प्रैक्टिस कैन बी डन एट द फ्रंट एंड। और ज़रूरी नहीं कि हर वक़्त वो चीज़ वही कारगर हो। कभी आप उससे हट के भी कुछ करेंगे, तो उसके भी पॉज़िटिव फीडबैक आ जाए। So innovations in pharmacy practice have the potential to transform the way pharmacists deliver care. Innovations लाएँ, अपने अंदर कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, नई ऑटोमेशन पेशेंट केयर के लिए आजकल तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप पेशेंट के लिए जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर पेशेंट केयर, तो दैट विल बी हैविंग लेस प्रॉब्लम्स ताकि आपका टाइम फोकस हो उनकी क्लिनिकल और अपने फार्मास्यूटिकल अपडेट करने में। एंड इट इज़ द इंस्टीट्यूट दैट फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। यूजुअली अगर अब हम शिफा की बात करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा इज़ गिविंग ऑल द अपॉर्च्युनिटीज़ टू एवरी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली फार्मेसी। हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनोवेशन को वो एनकरेज करते हैं। आप प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि यार अगर इनोवेशन में फेज़ वाइज़ कर सकते हैं, आप इसको एक्सपैंड करें। ज़ाहिर बात है प्राइवेट है, बजटिंग, फाइनेंस बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी कई दफ़ा बड़ी छोटी-सी चीज़ों को रीऑर्गनाइज़ करने से भी चीज़ें ऑब्जेक्टिव आ जाती हैं, तो वो भी इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब नहीं कोई नई मशीनरी लाना है। इनोवेट मीन्स समथिंग न्यू टू गेट द बेटर आउटकम्स। तो हेल्थ केयर के चैलेंजेज़ बहुत हैं, बहुत हैं। हम इसको डे इन डे आउट एनालाइज़ करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो टेक्निकल एंड मल्टीटास्किंग स्किल्स में हमारे पास सबसे पहला टास्क बीइंग अ फार्मासिस्ट है कि प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू एप्रोप्रिएटली। एप्रोप्रिएटनेस क्या आपने उसकी डोज़, रूट, फ्रीक्वेंसीज़ देखनी है, आपने उसके इंटरैक्शंस देखने हैं, आपने उसके फूड ड्रग इंटरैक्शंस देखने हैं, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस देखने हैं, आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखनी है, एलर्जी स्टेटस देखना है। तो ये अगर आपने एप्रोप्रिएटली कर लिया, इट मीन्स यू आर टेक्निकल एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल। तो हैंडल द डिस्पेंसिंग केयरफुली। अगर आपने फिलिंग को चेंज कर लिया, आपकी जो टेक्नीशियंस हैं, जो फार्मासिस्ट फिलिंग कर रहे हैं, उनकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपका ये पहला एप्रोप्रिएटनेस पेशेंट को पास ऑन नहीं होगा। आपने चीज़ चार्ज ठीक की होगी, आप अगर फिल गलत कर देंगे, मरीज़ को नुकसान होगा। तो एरर्स तभी अवॉइड होते हैं व्हेन एवरी पर्सन पुट्स इन। और वो जो फाइनल चेक है, जिसको हम डबल वेरिफिकेशन कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसने लाइसेंस टू देना है कि यार ये दवा जा सकती है या इसमें अभी तब्दीली की ज़रूरत है। So review appropriately and handle the very. Employers usually क्या करते हैं? Look for the candidates with multitasking skills for pharmacy related roles. Usually ये कहते हैं कि यार आप ये भी कर सकते हैं, आप information calls ये सब कुछ देख सकते हैं, तो आप हायरिंग और ये चीज़ें इज़िली आ सकेंगी। तो मल्टीटास्किंग इम्पोर्टेंट है, बट वन टास्क एट अ टाइम एंड प्रायोरिटाइज़ योर टास्क अकॉर्डिंगली। एज़ अ फार्मासिस्ट यू आर अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मिंग। आप मुख्तलिफ किस्म के काम इफेक्टिवली तभी कर पाएँगे जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप करेंगे। आपको आंसरिंग कॉल्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स है, आपकी सेवरल क्लाइंट्स हो सकते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, ड्रग इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव में भी है, आपकी कंटीन्यूअस एजुकेशन के हवाले से है, आपका डॉक्टर बताता है कि यार आजकल ये चीज़ आ रही है, सप्लाई चेन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है, एक्सपायरी मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग, रीस्टॉकिंग, ये सब काम है। तो अब इन सब कामों के लिए लोग भी हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने उनको ऑर्गेनाइज़ ऐसे करना है कि एक वक़्त जो भी रोल आपको दिया गया है, उसको फ़ोकस करके अटेंशन के साथ परफ़ॉर्म करें, आगे-आगे चीज़ें चलती जाएँगी।
तो इफेक्टिव मल्टीटास्किंग के लिए एक 6 स्ट्रैटेजीज क्या है? आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, यूज अ टाइमर। आप रखें कि यार 2 बजे मैं ये करूंगा, 3 बजे ऐसा, टाइमिंग के साथ करेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर। अगर 2 या 3 किस्म के टास्क इकट्ठे हैं उनको ग्रुप कर दें ताकि आपका टाइम सेव हो। ब्रेक्स जरूर लें। अगर आप ब्रेक्स नहीं करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आपका ये 1 2 3 बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा जब आप फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे। ब्रेक जरूरी है। हाँ, ब्रेक ऐसे भी नहीं कि मरीज सामने खड़ा है तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, नो। कंप्लीट दैट टास्क और फिर अगले आपको दें ताकि रिलीवर आ जाए और आगे चीज चलती रहे। ब्रेक्स भी कोऑर्डिनेटेड ब्रेक्स होनी चाहिए, ऐसे अब्रप्टली नहीं। एंड यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। आप उतनी टेक्नोलॉजी साथ साथ ले आ सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स बना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा की मैनेजमेंट हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट के साथ जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया है, व्हेनेवर वी हैव प्रपोज्ड एनी माइनर एनी मेजर थिंग, दे हैव वेलकम, और अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल के बजट्स में वो चीजें साथ साथ अपडेट रही हैं। एंड वी हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन हर वक्त है, रहेगी, किसी को नहीं पता। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, शुरू में तो एक दो कॉल्स आ गई, तो मे बी अ पर्सन। अब मेरा था कि चंद सेकंड के लिए मैंने म्यूट किया और मैंने उनकी बात किया, मैं आपको 3 बजे रब्ता करूंगा। तो डिस्ट्रैक्शंस हमने खुद ही अवॉइड करनी है। डिस्ट्रैक्शन में फंसना नहीं है, उनसे निकलना होता है। और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है, डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं हो सकती। इससे आप बच के कैसे आगे जा सकते हैं, यही आपकी स्किल है। इंटरपर्सनल स्किल्स में आपने टैक्टिक्स यूज करने हैं कि हाउ यू इंटरेक्ट विद अदर्स इफेक्टिवली। अगर एक कोई पश्तो स्पीकर आया हुआ है, उससे आप अगर पश्तो में बात कर लेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक कोई चाइनीज आया हुआ है, कोई एक फॉरनर है, आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, इट विल हेल्प हर और हिम टू इंटरेक्ट विद यू। आप जितना इन चीज़ों को समझेंगे इंटरेक्टली, आपकी ये इंपॉर्टेंट होगी कम्युनिकेशन, और आगे आप ग्रो कर सकते हैं। A pharmacist interacts with many patients with various personalities. Exceptional interpersonal skills allow to better handle. आपकी वो क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब कि अगले बंदे को भी सुनो। आपको अगर वो सामने से कोई चीज़ कर बता रहा है, कर रहा है, उसके बूटों में थोड़ी देर जाओ, उसका मसला समझो। हो सकता है कि आप उसको समझ के ही आप उसको एक बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है। एक बंदा कहता है मुझे नहीं 1 पैक नहीं, मुझे 2 पैक चाहिए। आप बता सकते हो कि सर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको होम डिलीवर करवा दूँ, मैं आप नेक्स्ट टाइम पे किसी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नेगोशिएशन ज़रूर हो सकता है। रादर दैन कि यार ये तो अवेलेबल नहीं है, बस आप चले जाएँ। डायरेक्ट शॉर्टकट्स पे नहीं जाना, ऑलवेज़ सीक द सॉल्यूशन टू गेट द बेनिफिट्स। लिसनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन भी तभी आएगी जब आप एक अच्छे तरीके से उसको लिसन करके एक क्रिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। जी। ये इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टिप्स हैं कुछ, आप पैराफ्रेज करें, जो भी बंदे ने कहा उसको आप अच्छे तरीके से सुन के बताएँ कि हाँ, यही कहा है। आस्क क्वेश्चंस। हमारे फार्मासिस्ट अक्सर नर्सिंग या काउंटर्स पे अगर हैं, उनसे ये पूछें कि यार ये आप इसी पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं, आपके पेशेंट का नाम ये है, आपके ये इश्यू। तो जितना ये क्वेश्चंस करेंगे तो अगर कहीं पीछे से कोई गलती आ रही होगी, वो रुक जाएगी। यूज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, उसकी तरफ आई कॉन्टैक्ट रखें। इन शिफा वी हैव अ गुड GUST का एक हमारा एक प्रैक्टिस हुई है कि ग्रीट द पेशेंट, ग्रीट द कस्टमर, अंडरस्टैंड हिम और हिज। आपका उसके साथ आई कॉन्टैक्ट इस टर्म का हो कि उसको पता हो कि यार आप उसका काम कर रहे हैं। आप अगर इधर-उधर देखेंगे, उसकी तरफ नहीं बात करेंगे, तो काउंटर से दूसरी तरफ वाला पर्सन कहेगा कि यार ही और शी इज़ नॉट लिस्टनिंग टू मी, ये मेरा काम ही नहीं कर रही, भले आप उसका काम कर रहे हो। तो यू हैव टू मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल इम्पोर्टेंट, एक अच्छे से जेस्चर। आपकी अगर लाइफ में उस वक़्त किसी बॉस ने डाँटा है, कोई और मसला हुआ है, आप थोड़ा-सा स्माइल के साथ करें, क्योंकि वो जो कस्टमर आया है, वो अपनी टर्म पे आया है, उसको ये नहीं पता कि यार आपके साथ क्या हुआ हुआ है। तो आपने वो स्माइल जितना प्रेज़ेंट करेंगे, अच्छा होगा। और आखिर में जाते हुए थैंक यू। तो GUST की प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, दे आर ऑलवेज़ इम्प्रूविंग, दे आर हैविंग वेरी पॉजिटिव फीडबैक। लोग मुझे आके बताते भी हैं, यार इस फार्मासिस्ट ने ऐसे-ऐसे अच्छी काउंसलिंग की, ज़बरदस्त। और जो नहीं करते, हाँ यार ये बड़ा मसले में है। तो जो शुरू में बात हमने की थी, सेल्फ, 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 वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। जब हम खुद को चेंज कर लेंगे, डेफिनिटली एक कल्चरल चेंज भी आएगा और आप आगे ग्रो कर सकते हैं। अवॉइड जजमेंट, डायरेक्ट ना कहें यार ये बंदा तो ऐसा है, इसको ऐसे ही है। जजमेंट अवॉइड करनी है। यू नेवर नो कि लास्ट टाइम अगर वो ऐसा था, आज हो सकता है किसी और सिचुएशन में हो। तो अवॉइड दीज़ जजमेंट्स। डोंट गिव एडवाइस टू क्विकली, फौरन ना बताएँ कि यार ऐसा-ऐसा कर लो। समझ लो, देख लो, अटेंशन फोकस करने के बाद किसी को एडवाइस देनी चाहिए। इवैल्यूएट द कन्वर्सेशन, कि मेरी उससे जो बात हुई है, उससे आउटकम क्या निकल रहा है। ही और शी इज़ लिस्टनिंग। आपको पता है ओपीडी फार्मेसीज़ में, पॉली फार्मेसी का, तो आपके पास मल्टीपल किस्म के इंटरवेंशन पॉइंट होते हैं। तो कई जगह पेशेंट के लिए आप काउंसलिंग पॉइंट निकालते हैं, कई डॉक्टर को बताते हैं कि सर ये 2 दवाएँ एक ही क्लास की, मैं अवॉइड कर सकता हूँ।
तो ऑलवेज ये कन्वर्सेशन पेशेंट के आगे भी इस तरह हो कि वो डॉक्टर के पास भी ऐसा ना जाए, डॉक्टर साहब आपने तो गलत दवा दी थी, फार्मासिस्ट ऐसा ऐसा कह रहा है। टू हैव टू इवैल्यूएट कि हम उसके सामने डॉक्टर से भी किस तरीके से बात कर रहे हैं। और लिसनिंग में भी इनफ, आप अच्छा सुन लेंगे, पेशेंट की पूरी बात सुन लेंगे, तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। तो ये शायद ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम में से कोई ना कोई कहीं न कहीं से सुनता रहता है। आई हैव क्लब, तो अगर आप इस देखें, जजमेंट ना करें, अच्छे तरीके से सुनें, क्वेश्चन आस्क करें और अपना बहुत जल्दबाज़ी में आप उससे काम ना लें, तो ये आपकी एक्टिव लिसनिंग की तरफ चला जाएगा। 8th लीडरशिप स्किल्स, तो जैसे मैंने पहले कहा था, एक फार्मासिस्ट किसी भी फार्मेसी पे लीडर का रोल प्ले कर रहा होता है। लीडर का मतलब ये है कि उसको वो तमाम चीज़ें उसने की हुई हैं, ही कैन गेट दीज़ थिंग्स डन बाय लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एवरी फार्मासिस्ट इज़ अ लीडर। दे हैव टू रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पेंस, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ कर रहा होता है। दे शुड गिव प्रायोरिटी टू मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, कि खाली मैंने बस यही काम करना और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। Pharmacists are not only the healthcare provider but also advocates for patient, promoting policies and practices. अगर कोई पेशेंट आके आर्गुमेंट करता है, उसको पॉलिसी की समझ नहीं आती, उसको काउंसलिंग एरिया में बिठा के पॉजिटिवली बताएं, अच्छे तरीके से समझाएं कि यार ये पॉलिसी या ये प्रोसेस आपकी बेहतरी के लिए है, पेशेंट मेडिकेशन सेफ्टी के लिए। मुझे याद है शिफा में जब हमने 5 इयर्स 6 इयर्स बैक ओपीडीज में प्रिस्क्रिप्शन इन और आउट का कॉन्सेप्ट लिया था। इससे पहले तो एक बंदा ही प्रिस्क्रिप्शन लेता था, वही फिलिंग और वही दे रहा है, तो उससे एरर्स निकल रहे थे। जब इन और आउट का एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने इनकॉर्पोरेट कराई, शुरू में हमें चैलेंजेस आए, लेकिन साथ-साथ वो हमारा बीइंग अ सीनियर रोल था कि हम काउंटर्स पे ठहर के, बता के लोगों को गाइड करते थे कि आपकी सेफ्टी के लिए है। तो शुरू में लोग नहीं समझते थे कि, क्योंकि जब भी कोई तब्दीली आती है, ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि इंसान अपनी ईज़ से निकलना नहीं चाहता। वो फ्रीज़िंग मोड में चला जाता है, यार ये क्यों तब्दीली नहीं, मैं तो मुश्किल में आ जाऊँगा। तो जब इन और आउट पे गया कि यार देने के बाद फिर कुछ देर वेट करना है, वो वेट का रीज़न बताया कि आप अगर ये चीज़ करेंगे, आपको दवा सही होके दूसरी आँख से मिलेगी, आपको एरर नहीं होगा, आपका पेशेंट मेडिकेशन एरर्स नहीं होंगे। तो बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया। तो ये लीडरशिप का रोल, फार्मासिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट, इनमें जितना इनकॉर्पोरेट अपने आप को रखा, तो वो चीज़ें आसानी से हुई और देख लिया गया। ऐसा नहीं कहना, यार ऊपर वालों ने कहा है तो आप कैसे करें, ऐसे नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट और उसको फिर प्रैक्टिस में लाना है। Importance of developing leadership and advocacy is to empower them to drive positive change. आप जितना इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे जूनियर्स हैं, हमारे बाकी जैसे फार्मासिस्ट हैं, प्रिंसिपल फार्मासिस्ट हैं, ये तमाम इन रोल्स में ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। तो ये डे इन डे आउट जब प्रैक्टिस करेंगे, तो दे आर द बेस्ट एडवोकेट्स एंड दे कैन डू द मिरेकल्स माशाल्लाह। तो ये लीडरशिप की एक स्लाइड पे देखें कि उसको टेक्निकल होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अब डिसीजन मेकिंग हर वक़्त नहीं कि यार ऊपर वाला कहेगा तो मैं दूँगा। डिसीजन मेकिंग उस वक़्त कि मैंने इसको सूटेबल अल्टरनेट ऑफर किया है, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और पेशेंट को दे दें। आप डिसीजन ले लें, ना कि आप 4 बंदों का इंतज़ार करें कि यार ये मैं काम करूँ या ना करूँ। कम्युनिकेशन वही बात आ गई, आपने ह्यूमन टच भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। आप अच्छे लीडर तभी हो सकते हैं जब अपने कोलीग्स को, अपने पीयर्स को, आप उनके उनके उन मसाइल को सुनते हुए, समझते हुए आप गाइड करेंगे। यू मस्ट हैव गुड लीडरशिप इंटरपर्सनल स्किल्स, फ्लेक्सिबल भी होना ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल 24/7 है, तो हमें उन फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ चलना पड़ता है। बट स्टाफ को भी, जो अपने जूनियर स्टाफ है, उसको भी ये देखना है कि यार ये फ्लेक्सिबिलिटी मैं कितने हद तक एन्जॉय कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि हर दिन मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फिर वो ग्रोथ नहीं है, फिर वो आप जान छुड़ा रहे हैं, डंडी मार रहे हैं। दीज़ आर नॉट फाइन। और कंसेप्चुअल और डायग्नोस्टिक पर्पज़ के साथ होना चाहिए। तो ये मोटी-मोटी वही स्किल्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के आस-पास ही रहती हैं। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं अगर आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। सॉरी जी। Last, business and finance skills important हैं। Once you have a full grip at your workplace, you can take calculated risk. आपको जब पता हो कि यार मेरी कितनी इन्वेंट्री आ रही है, मेरे पास कितना वेस्टेज का मार्जिन है, मुझे कितनी इन्वेंट्री अलाउ है, कितनी सेल्स में से एक्सपेक्ट की जा रही है, कितने टारगेट्स हैं। Once you know the operations, आप ऑटोमेटिकली उसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं या स्क्वीज कर सकते हैं। वर्क ऑन हाउ टू एनहांस द रेवेन्यूज विद स्मॉल स्टेप्स, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके छोटे-छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह we at pharmacy claim कि we are doing in the same। हम ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट तब्दीली लाएँ। हम कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आगे चलते हैं, और इनको जब केपीआई और उस अप्रोच के साथ आती हैं, मॉनिटरिंग होती है, खुद ब खुद आगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि यार व्हाटएवर वी आर सेइंग वो मनोन वैसे हो जाए।
वो मॉनिटर मैयर हो के आगे इम्प्रूव हाँ, टाइम बाउंड ज़रूर होना चाहिए कि आपने एक चीज़ 1 महीने में करनी है, तो उसका मार्जिन कितना है कि यार वो 1 महीने से 1.5 महीने जा सकती है, ड्यू टू एनी रीज़न ज़रूर ठीक, लेकिन फैक्टर महीने से पहले हो सकती है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो मॉनिटरिंग ऑलवेज़ यू हैव टू डू दीज़ थिंग्स और आपको जब ग्रिप होगी, आप इन स्टेप्स जा सकते हैं। एंड फाइनेंस स्किल्स कोई वो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और वो चीज़ें नहीं चाहिए। जस्ट इतना एक्यूमेन हो जो ऊपर मैंने बताया कि आपको पेशेंट का, अपनी रिपोर्ट्स का व्यू करना है, आपकी किधर लॉसेस जा रहे हैं, आपके किधर डेड स्टॉक्स मूव हो रहे हैं, एक्सपायरी के हवाले से, इन कॉन्टेक्स्ट में बेसिक चीज़ों को आप आगे चलें, तो एक फार्मासिस्ट अच्छी फाइनेंस स्किल्स के साथ इम्प्रूव कर सकता है। तो इट हेल्प्स यू इफेक्टिव बजट प्लान्स बनाने में, आप फोरकास्टिंग करने में इनको हेल्प कर सकते हैं। आप कस्टमर की पेमेंट्स यानी कि अगर आपको पता चले कि यार मेरे स्लो मूवर्स हैं, मैं सेफ्टी स्टॉक एक ही दफ़ा ले लूँ, दैट वर्सेस आपका डेली रनिंग आइटम है और कंपनी डिस्काउंट्स दे रही है, तो ये तमाम चीज़ें मैनेजेबल तभी होंगी जब आपको अपने इन्वेंटरी लेवल्स, पावर लेवल, स्टॉक्स की पोज़ीशंस प्लस आपको अपने फाइनेंस का भी पता होगा कि यार मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट फर्स्ट से लेके 10 तक पेमेंट्स करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने 10 के बाद के लिए वाउचर्स प्रोसेस किए हैं, तो वो डिलीवरी डिले होगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो पेशेंट केयर सफ़र करेगी। तो ये सारी कैलकुलेशन और ये मैनेजमेंट आपको तभी आती है जब आप अपना नो हाउ टाइम So these were our 9 important skills. I hope I have shed some light कि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं in terms of your career growth. सो ये जैसे आपका इंट्रो टू फाइनेंस इन हेल्थ केयर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ये आप देख ले सकते हैं यानी कि कोर्सेज़ हैं आप अगर समझना चाहते हैं, तो आप किसी फाइनेंस टर्म अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ ऑनलाइन कोई भी छोटी-मोटी चीज़ कर सकते हैं। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंसर्स है, हॉस्पिटल में जैसे अब हम अपना बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सीनियर पर्सन हमने 2017-18 में नीड्स के प्रोग्राम किए थे। उसके तहत हमारे जितने कलीग सीनियर फार्मेसी के पर्सन्स हैं, वो फाइनेंस, एक्यूमेन इन तमाम चीज़ों के साथ गुज़र रहे हैं। ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को और अपने आप को इंडिविजुअली ग्रूम करते हुए आगे बेनिफिट्स लें। बाय द वे अगर इदारा आप पे इन्वेस्ट या कोई बंदा आपको ट्रेन या आप खुद भी कर रहे हैं, तो इट पेज़ बैक। वो शायद आपको उस वक़्त ना समझ आए, बाद में वो आपको इन टर्म्स ऑफ योर लॉन्ग कैरियर टर्म आपको बेनिफिट्स दे रहा होता है। So, Gulzair, we have a audience poll question 2 time, please, if you can. जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है 7 सेकंड कि आप इस वक़्त व्हिच स्किल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड एंश्योर मेडिकेशन सेफ। तो इसमें ग़ालिबन शायद 3rd और 4th में एक ही ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप इन तीनों में से अगर बता दें, तो दैट आल्सो सर्व द पर्पज़। देखते हैं कि लोग क्या बताते हैं। So here is our answer, communication. तो होपफुली आप में से मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर किया होगा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में आपकी रीडिंग भी आ जाती है, लिसनिंग भी आ जाती है, डिस्पेंसिंग भी आ जाती है कि आप एक चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन को फिल करके आगे चीज़ हैंड ओवर कर दी है। सो थैंक यू। So now we are moving to our अब तक हमने स्किल्स की बात की, तो एक टर्म यूज़ होती है अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, यानी कि आप अपने आप को थोड़ा-सा अपग्रेड और रीस्किल कैसे कर सकते हैं। अपस्किलिंग की बुकिश डेफिनिशन है कि इट इन्वॉल्व लर्निंग न्यू स्किल्स और टीचिंग वर्कर्स न्यू कैपेबिलिटीज़ टू एनहांस देयर एक्जिस्टिंग रोल्स। आप एक ही कैपेसिटी में आगे अपलिफ्ट हो रहे होते हैं, यानी कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप एक टेक्नीशियन हैं, नर्स हैं, आप उन्हीं स्किल्स को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट स्पेशलिटीज़ के साथ आप लेके अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। इसके बरक्स रीस्किल क्या कहती है? इट एंटेल्स एक्वायरिंग न्यू स्किल्स
ये न्यू स्किल्स हैं टू ट्रांजिशन इनटू अ डिफरेंट जॉब रोल। वो सेम जॉब रोल एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसमें आपने काम ही डिफरेंट करना है। और ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स फॉर अल्टरनेटिव रोल्स। तो रीस्किलिंग हटके है, आप कुछ नया और बिल्कुल हटके करते हैं। अपस्किलिंग अपनी ही में कुछ स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल देंगे, यू कैन रीस्किल एन अकाउंटेंट इनटू अ वेब डेवलपर, यानी कि उसको रीस्किल करेंगे। वो वैसे तो अकाउंटेंसी है, लेकिन अगर डेवलपर उनमें आना चाहता है, वो अपने आप को रीस्किल करेगा। और अपस्किलिंग मीन्स टीचिंग योर एम्प्लॉयज एडवांस स्किल्स फॉर देयर करंट ऑक्यूपेशन। जिसमें है उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं आप। अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग आर नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड ऑन द पेपर। आप तक कभी भी नहीं कि मेरा सी आप, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उनको अपना डे इन डे आउट एक्टिविटीज में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो आपका पर्पस सर्व नहीं होता। वो अपस्किलिंग जैसे बताया, वो लीनियर पाथ पे है एंड इट एक्सपैंड स्किल सेट, आपके करंट रोल को थोड़ा सा एक्सपैंड करती है। और इट डज नॉट यूजुअली रिक्वायर कि आप कैरियर चेंज करें, आप कुछ और बन जाए। अपस्किलिंग एक ही पाथ पे चलता है। रीस्किलिंग आपका कैरियर ग्रोथ होती है डिफरेंट रोल्स में, और आप चेंज कर रहे हो। So for pharmacists who are looking for a change of pace or a new challenge, upskilling and reskilling can be a great way to pivot into a new role or specialty within healthcare industry. For example, they should gain additional training in areas such as informatics, research, even business administration, or so many others. So this can open up pharmaceutical sales, management, and even entrepreneurship opportunities. So जो इन additional courses और इन certifications की तरफ आता है, automatically growth के chances होते हैं जी। एंड मेनी फार्मासिस्ट कैन मेक द ट्रांजिशन टू रिसर्च। ये अब है कि आप बिल्कुल हट के रिसर्च की तरफ चले जाएं, तो वो एक रीस्किलिंग की तरफ चलते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं स्किलिंग रीस्किलिंग के या स्किल्स के हवाले से? आपकी रिटेंशन होती है, इट इम्प्रूव्स रिटेंशन। आप जितने स्किल्ड वर्कर होंगे, आप रिटेन रहेंगे, आपका इदारा आप पे और इन्वेस्ट करेगा, एंड हॉस्पिटल अल्टीमेटली द पेशेंट्स विल गेट द बेनिफिट। हायरिंग के बड़े प्राइसेस होते हैं, यानी कि उनको रिडक्शन होगी। आपके जब लोग रुकेंगे तो न्यू प्रोसेसेस, आपके न्यू हायरिंग कम होंगी, एंड वर्क ऑन अदर इंपॉर्टेंट टास्क रादर देन के हर दिन नए बंदे आ रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं, नए बंदे आ रहे हैं। तो आपका टाइम सेव होता है, एंड ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कफोर्स आपके इदारे में रहती है। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन कल्चर एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आपके लोग जब एक दूसरे को रहते हुए इदारे में देखते हैं ग्रोथ, तो आपकी मॉडर्नाइजेशन और एक हार्मोनिक अप्रोच होती है कि यार वी आर फॉस्टरिंग, वी आर इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग। तो ये तमाम चीज़ें बेनिफिट्स की तरफ आ जाती हैं जी। कंटिन्यूइंग एजुकेशन करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आज एक सेशन हमारा हो रहा है, शिफा माशाल्लाह पूरे एनुअल कैलेंडर्स रखता है। तो जो भी हमारे शिफा के अंदर या बाहर से आज सुन रहे होंगे, दे मस्ट हैव टू कंटिन्यूअसली एजुकेट देमसेल्फ। आप एजुकेशन इज अ स्किल, आप अपने आप को उतना ही एम्पावर करेंगे। C is essential for pharmacists to stay current with advances, and we offer a range of continuous program, workshops, seminars। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रीजन में ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं, अल्टीमेटली वो अपनी फील्ड में रहते हुए कहीं न कहीं इसको पेशेंट केयर में पुरस्कार लेके आते हैं जी। सर्टिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनदर वैल्यूएबल वे टू अपस्किल योर फार्मेसी स्टाफ, एएसएचपी के हो सकते हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, इमरजेंसी, टेली हेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मेनी फार्मेसी स्टाफ जो कि इन चीज़ों को कर चुका है। अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन है, बीसीपी, बीकॉप, इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूट्रिशन, यानी कि यू नेम इट, किसी भी स्पेशलिटी फील्ड आपका इंटरेस्ट है, आप क्या फोकस करें, अपने काम को करते हुए साथ-साथ इन चीज़ों को पढ़ें। हाँ, हम आपको फोस्टर करेंगे, बट नॉट ऑन द बेसिस कि यार आप पेशेंट को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटीज के दौरान फोकस करते हुए इंटरेक्शन करें, शाम में पढ़ें, काफ़ी मौके मिलते हैं। तो यही लोगों ने रहते हुए ये हमारी बोर्ड सर्टिफिकेशंस की है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाएगी और आप करेंगे। इसी वर्क परफॉर्मेंस में डे इन डे आउट आप अपने ड्यूटीज़ ऐसी शेड्यूल करें, अपना जनरल क्लब्स पे जाएँ, अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है उस डॉक्टर्स के साथ, सर क्या चल रहा है, कैसे क्या होना चाहिए? आप में एक तरह का स्पार्क होगा, हॉस्पिटल एंड अदर कोलीग्स विल डेफिनिटली गिव यू दैट एनवायरनमेंट कि आप वो कर सको। एंड अदर मैनेजमेंट लीड्स के कोर्सेज़ हो सकते हैं, क्वालिटी में जैसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर क्वालिटी एनएएचक्यू का करवाते हैं। तो सर्टिफिकेशन भी भरी पड़ी हैं, चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल ग्रो करना चाहते हैं, आप वो बेसिक अपनी सीनियर अपने कोलीग्स के साथ बात करें, अपने इंचार्जेस के साथ, डेफिनिटली यू विल बी गिवन द अपॉर्च्युनिटी।
and we have to committing to the continuous improvement. ये हमारी slides आखिर presentations complete होने वाली है. You must find a mentor. Mentor किसे कहते हैं जी? आपका एक अच्छा, आपकी mentorship करने वाला, आपकी career counseling करने वाला, आपके दुख दर्द समझ के आपकी प्लसेस पे आपको appreciate करके आगे, और आपकी जो weak points हैं उसके हवाले से आपको वो आपका bridge the gap करता है कि यार आप ऐसा ऐसा कर लो. तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई mentor जरूर ढूंढें. नहीं है, जिनके हैं दे आर मच लकी. जिनको अभी भी अगर ढूंढना है नहीं, तो दे हैव टू फाइंड अ मेंटोर एंड सेट गोल्स एंड इवैल्यूएट द प्रोग्रेस. आप कोई गोल सेट करें कि मैं अगले साल 2 3 4 में ये काम करूंगा, और उसकी इवैल्यूएशन करें. मैं उस तक पहुंच रहा हूँ नहीं, मेरा पाथ उसकी तरफ चल रहा है नहीं, एम आई गिविंग, और उसकी तरफ मैं मूव सही कर रहा हूँ या नहीं, इवैल्यूएट करते रहेंगे. एंड बी कंसिस्टेंट. अक्सर होता है कि कोई सर्टिफिकेशन किया, नहीं हुआ, छोड़ दी. नहीं, आप कंसिस्टेंट रहें. आप 1 2 3 किसी भी अटेम्प्ट में अल्लाह ताला की मदद से और आपकी अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो आपने गोल टारगेट सेट किया हुआ होता है. कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि अगर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आपने वो मेहनत उस तरह ना की हो, तो उसको एवेल्युएट करें कि मैं और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इस दफा डिफरेंट किस तरह कर सकता हूँ. तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ योर कैरियर ग्रोथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा, आपकी कंटिन्यूअस एजुकेशन के लिए हमारे ये साइट्स हैं, रेजिडेंसी, इंटर्नशिप, हमारा स्पेस का शिफा फार्मेसी कंटिन्यूअस एजुकेशन के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं. वी आर डूइंग फ्री वेबिनार्स, क्वालिटी एश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स ऑफ अटेंडेंस मिल जाता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप जितना इनमें इन्वॉल्व रहेंगे, डेफिनेटली एज अ फार्मासिस्ट यू विल ग्रो. सम फाइनल मोटिव्स: परसू एडवांस सर्टिफिकेशन जरूर करें. एम्ब्रेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जैसे मैंने आपको कहा, आई एम 22 years प्लस एक्सपीरियंस, तो आज भी लर्निंग. तो ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज़ आ गई है, मन आ गई है. नो, आज भी किसी जूनियर से सीखा, किसी डॉक्टर से बात करते हुए सीखा, नई रिसर्च आए, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. ऑलवेज लर्निंग लेवल एंड ये आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी. डेवलप मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स, जो हमने आप इससे पहले बात की, तो ये आप जितना इनको फोकस करेंगे, इनकी तरफ जाएंगे, आप डेफिनेटली यू विल ग्रो. स्पेशलाइज एरियाज की तरफ जा सकते हैं. नेटवर्क इफेक्टिवली एज वेल. अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो नेटवर्किंग, आजकल तो ये सोशल मीडिया, लिंक्डइन, तो नेटवर्क भी इफेक्टिवली करना है. नॉट इन टर्म्स कि यार मुझे बहुत अच्छी जॉब ऐसा हो जाए, वो भी होगा, बट हमारा लाइफ सेविंग प्रोफेशन है. हम सबसे पहले अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे, डेफिनेटली आगे हमारी राहें हमार होंगी. एंड कंसिडर हायर एजुकेशन एज वेल. सो लास्ट आवर एक क्वेश्चन ऑडियंस पोल की तरफ जाएंगे हम. Gulzev, if you can help. So, why are pharmacists considered a skilled workforce? ये मेरा एक सवाल है तमाम ऑडियंस से. फार्मासिस्ट को स्किल्ड वर्कफोर्स क्यों कंसीडर किया जा सकते हैं? तो सी, सिंगल चॉइस, ऑल ऑफ देम, दे आर टेक्निकल. जरा देखिएगा क्या क्या आंसर आता है. तो आई होप आंसर आ चुका होगा हमारे पास. The correct answer is all of them. Yes, it is agreed. सिर्फ drug expert नहीं हैं. They are technically dispensing the drugs. They have the patient and doctor information, as well as they are well versed upon evidence-based therapies. So skilled workforce इसीलिए कि ये सारे aspects उसके अंदर. तो बिल्कुल ठीक है जी. Thank you, Gulzeb. So summary of today's talk was, a pharmacist can excel with knowledge. Knowledge important है, skill set important है, understanding the culture, जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ का क्या है, and consistency, consistent रहें अपनी learning में, अपने आप को improve करने में. तो ये अवस्था शुजर से उम्मीदें बाहर रख, और सितारों के आगे जहाँ और भी हैं. तो आपने अपने नॉलेज को, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है. So definitely a pharmacist can do miracles. Thank you so much. So now we can move to question answer. If Mr. Gulzev or Ms. Uruj, you can have.
Thank you, sir, for your detailed presentation. Now we will move on to the question answer session. If anyone has questions, please type them in chat box. Sir, there is a question from Irza Qayyum. How can we find a mentor and where? जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. How can we find a mentor and where? मेंटोर हाँ जी. डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यू कैन, आप अपने इर्द गिर्द में आके रोल मॉडल्स को देख सकते हैं. अब आपका डिपेंड करता है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. आप हॉस्पिटल में हैं, कम्युनिटी में है, जिस जगह जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको जरूर मिलेगा जिसने अनथक मेहनत के साथ फ्रॉम जीरो टू हायर अप्स की तरफ गया होगा. मेंटोर आपने अपनी उस फाइंडिंग्स के साथ और उन स्किल्स के साथ कि आप किस जगह फ्लरिश और आगे ग्रो करना चाहती हैं तो डेफिनेटली वो होगा. एंड दे आर गुड पीपल. मेंटोर उसी को कहते हैं कि जो आपकी बात समझ के आपके साथ इंटरेक्शन में रहता है, तो ये रोल मॉडल्स होते हैं. Thank you, sir. There are no more questions. Thank you, sir. Thank you all for your active participation. We hope you found this session beneficial. Please stay tuned for upcoming events. Have a great day. Allah Hafiz. Thank you, sir.